हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे सबसे अंडररेटेड चैप्टर की, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो शायद आपको ग्रेविटेशन में किसी ने नहीं बताई होगी, तो ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशन विथ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोल रहा है? सो व्हेन देयर आर 2 पॉइंट मास, तो देयर आर 2 पॉइंट मास, लेट्स से m1 एंड m2, एंड दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r। ये जो r मैं मार्क कर रहा हूं, ये दोनों के सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस लेना है। और ये बात याद रखना, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट मास है तो उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बड़ा है, दो ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कंसिडर करना है। दिस फॉर्मूला जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, इट इज वैलिड ओनली फॉर रेगुलर शेप। अगर इररेगुलर शेप का दो बॉडी होगा तो हम लोग उसके बीच में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए दो बॉडी के बीच में, हमेशा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसी के लिए इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ। To remove proportionality sign, we add some constant. So force is equal to some gravitational constant m1 m2 upon r square. ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। What is g? G is a gravitational constant. इसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11। इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। अभी जब भी क्वेश्चन होगा मैं ये फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द टू पार्टिकल। मीडियम चेंज होने पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो प्रॉपर्टी बोलते हैं वो नोट डाउन कर लेते हैं हम लोग कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है ये फोर्स के लिए। सबसे पहला, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर है। इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, जहां पे अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। यहां पे सिर्फ अट्रैक्शन होगा। मतलब अगर ये दो बॉडी मैंने बनाया है तो ये दोनों के बीच में हमेशा अट्रैक्शन ही रहेगा। सो दिस इज फोर्स। सेकेंड, ये दोनों मास पे हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हो गए। मतलब ये एक्शन रिएक्शन पैर प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये एक्शन रिएक्शन पैर प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड, इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट है, इसके लिए तो नाम दिया एक्शन रिएक्शन। लेकिन फोर्स ऑन वन बॉडी एंड फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा इक्वल होने वाले हैं, इसके लिए तो एक्शन रिएक्शन पैर बोला है इसको। फोर्थ, ये वीकेस्ट फोर्स इन द नेचर है, इससे वीक कोई भी फोर्स नहीं है। सो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। और जैसे मैंने अभी बोला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। मीडियम कोई भी होने दो। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये दो स्फीयर है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है F, अभी स्फीयर के अंदर हमने कुछ लिक्विड भर दिया जिसका रिलेटिव डेंसिटी दिया होगा, बट मैटर नहीं करेगा। या इन दोनों के बीच में कुछ रॉड लगा दिया या इसको स्पेस में लेके गए, कुछ भी कर लो, मीडियम चेंज करने पे ये वैल्यू चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट,
ये फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस और शॉर्ट डिस्टेंस जो दोनों के लिए वैलिड है। इसका मतलब ये दो एटम के बीच में भी वैलिड है एंड दो प्लैनेट के बीच में भी वैलिड है। बिटवीन टू एटम टू बिटवीन टू प्लैनेट्स, मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो भी ये फोर्स तो लगेगा। हाँ, वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू अगर है बहुत ज्यादा तो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन ये वैलिड है। नेक्स्ट, ये सिर्फ पर्टिकुलर शेप्स, मतलब जो प्रॉपर शेप होते हैं जैसे स्फीयर, सर्कल, रिंग, सिलेंडर, ये सब टाइप के बॉडी के लिए ये वैलिड है। ये वैलिड नहीं है अगर शेप इररेगुलर है तो। शेप इररेगुलर, देन वी कैनॉट अप्लाई दिस लॉ। This force, that is gravitational force, divided by electrostatic force, इसका ऑर्डर है 10⁻⁻43। ये याद रखना है थोड़ा सा रेशियो। ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो जो होता है वो 10⁻⁻43 ऑफ द ऑर्डर होता है। और एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं इसमें, ये अगर दो बॉडी के बीच में बात चल रही है और तीसरा बॉडी अगर हम लेके आते हैं तो इन दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो चेंज नहीं होगा। मतलब ये जो फोर्स है ये टू ऑब्जेक्ट फोर्स है। तीसरा ऑब्जेक्ट आने पे इन दोनों पे फोर्स जो लग रहा है वो चेंज नहीं होगा, उनके वैल्यू उतनी ही रहेगी। हाँ, नेट फोर्स ऑन द बॉडी चेंज होगा, जो हम लोग यूज करेंगे सुपरपोजिशन। मतलब अगर तीसरा ऑब्जेक्ट लेके आते हैं तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन होगा, नेट फोर्स इसमें रिजल्टेंट बनाएंगे हम लोग। तो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं कि इसको वेक्टर तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो यहां पे देयर आर टू मासेस m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। अब फर्स्ट वाले पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार्क कर दिया F12 बार, और सेकेंड वाले पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मार्क कर दिया 21 बार। अब व्हाट इज F12 बार? तो फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स एक्टिंग ऑन 2 ड्यू टू 1। अब एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स से ये यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लिया, तो F12 बार इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्योंकि ये पूरा मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई भी टर्म वेक्टर नहीं है, सो आई विल मल्टीप्लाई इट विद द यूनिट वेक्टर। लेकिन जब 21 बार लिखना होगा तो माइनस आर कैप लिखना पड़ेगा बिकॉज दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है। इससे रिलेटेड और एक दो बात बोलते हैं। क्वेश्चन में जब भी मास नहीं दिया होगा तो यू हैव टू रिप्लेस इट बाय डेंसिटी एंड वॉल्यूम, और स्फीयर अगर हुआ तो वॉल्यूम को रिप्लेस करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो मेरा फॉर्मूला समझ लेते कैसा बनने वाला है। So there are two spheres which touches each other and they are of same material, और क्वेश्चन पूछा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। अब हम कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर लिख के आ जाते हैं। इट्स अ रॉन्ग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्स का वैल्यू जो है G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसमें मास को मैं रिप्लेस करूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
क्योंकि ये सेम मटेरियल का है तो मैंने ये रिप्लेस किया दोनों डेंसिटी रो से, एंड वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे भी लिखा आर, यहाँ पे भी लिखा आर। अब नीचे जो आर होता है वो डिस्टेंस बिटवीन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है, एंड इट इज इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे आ गया 2r का स्क्वायर। अब मेरा फोकस जो है ना वो आर पे है, अगर मैं आर पे फोकस करूं तो यहां से आर क्यूब बन रहा है, यहां से आर क्यूब, ये दोनों पावर देगा r⁶, नीचे जो बनेगा वो r स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिखता हूं F प्रोपोर्शनल टू, ऊपर आया r⁶, नीचे आया r स्क्वायर, तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r⁴। ये रिलेशन आ गया। तो जैसा दिख रहा है वैसा होता नहीं है। न्यूमेरिकल इसके कैसे सॉल्व करने के उसके हम लोग देखें नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपको याद रखना ये प्रॉपर्टीज क्या है और इसको कैसे यूज करना है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जाते जाते एक और एग्जाम्पल दे देता हूं। जनरली हमने यहाँ पे बोला प्लैनेट में भी एप्लीकेबल है, तो प्लैनेट सर्कुलर मोशन करते रहेंगे, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कौन सा होगा, तो इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर। समझो ये दोनों घूम रहे हैं तो इट इज एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी मिलेगा हम लोग को वो हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास दो है, एक है mv²/r और दूसरा है mr⍵²। अब इन दोनों में से कब कौन सा यूज करना है वो हम लोग सोचेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो इसके न्यूमेरिकल और इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला अप्लाई करना है वो कैसे करना है उसके लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।